नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास इन जीके पर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके उत्परिवर्तन से, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें हम कुछ आनुवांशिक रोगों के बारे में जानेंगे और इसके अलावा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो हमें किस प्रकार समझनी है वो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर बात करेंगे। देखो भाई, पहला एक वीडियो लेक्चर मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था आपकी इसी क्लास के लिए, तो फिर वो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की और आधे घंटे का वीडियो बना दिया, मतलब वीडियो बना नहीं था, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी। तो अब चीज़ें जो लिखी हुई है वो मैं आपको वापस एक्सप्लेनेशन करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, उन चीज़ों को आप समझने की थोड़ी कोशिश करना। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं तो वो ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे आपको नोट्स परचेज करने कंप्लीट बायोलॉजी या केमिस्ट्री के नोट्स या केमिस्ट्री के आपको टॉपिक वाइज चाहिए तो वो भी आप नोट्स परचेज कर सकते हो। उनकी लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दी हुई है नोट्स की, वहाँ पे आप क्लिक करके उन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो, उत्परिवर्तन की कल हमने बात की थी और उत्परिवर्तन आपके दो प्रकार का होता है, एक तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन हो जाता है और एक कौन सा होता है यहाँ पे जीनीय उत्परिवर्तन होता है। फिर हमने यहाँ पे बात की थी यहाँ पे कि जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होते हैं ये दो प्रकार के, एक तो संख्यात्मक और एक कौन सा होता है यहाँ पे संरचनात्मक। संख्यात्मक के अंदर यहाँ पे अगुणिता हो जाता है, बहुगुणिता, असूत्रता और अधिसूत्रता। संरचनात्मक के अंदर विलोपन विलोपन हो गया, यहाँ पे द्विगुणन हो गया, स्थानांतरण हो गया और यहाँ पे कौन सा हो गया, प्रतिलोम। इसी प्रकार से जीनी उत्परिवर्तन के अंदर प्रतिस्थापन हो जाता है, विलोपन हो जाता है और एक कौन सा हो जाता है यहाँ पे, निवेशन हो जाता है। अब देखो यहाँ पे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के अंदर विलोपन का मतलब कोई भी एक खंड है वो एक खंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे गायब हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे पूरा, जैसे कि गुणसूत्र ए बी सी डी ई एफ जी एच ये आपके इसमें सेट है, तो इसमें ए बी और सी डी वाला जो सेट था वो यहाँ पे गायब हो गया, आप देख सकते हो डायरेक्ट आपके ई एफ और जी एच वाला सेट आ गया, तो ये कौन सा हो गया, यहाँ पे विलोपन हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपके द्विगुणन की बात करें तो द्विगुणन के अंदर आपके गुणसूत्र के किसी एक खंड का क्या होना, यहाँ पे दो बार जोड़ना। तो इसमें देखो यहाँ पे सी डी और सी डी ये खंड आपके दो बार ऐड हो जाता है, तो ये कौन सा हो जाता है, यहाँ पे द्विगुणन हो जाएगा। बस उनमें नाम से आपकी इनमें डेफिनेशन है, स्थानांतरण का मतलब स्थानांतरित हो जाएगा और प्रतिलोमन का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि 180 डिग्री के कोण पे गुणसूत्र का कोई भी एक सेट घूम जाता है पूरा, वो आपके प्रतिलोमन कहलाता है। अब इनमें नेक्स्ट आपके गुणसूत्र में जो संख्यात्मक परिवर्तन है उसमें क्या होता है, एक तो इसमें यहाँ पे अगुणिता। अगुणिता का मतलब गुणसूत्र के पूरे एक सेट में क्या हो जाती है, यहाँ पे कमी हो जाती है, वो क्या होता है यहाँ पे अगुणिता। बहुगुणिता का मतलब गुणसूत्र के पूरे एक सेट में क्या हो जाता है, यहाँ पे वृद्धि हो जाना, वो आपकी बहुगुणिता। अगुणित का मतलब कमी कैसे होगी भाई, यहाँ पे टोटल जिस प्रकार आपके 46 गुणसूत्र है तो यहाँ पे 23 और 23 ये आपकी क्या हो गई, यहाँ पे अगुणित हो गए। अगुणित का मतलब ये भी आपके एन टाइप का और ये भी कौन सा हो जाएगा, एन टाइप का हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगुणित और बहुगुणिता दोनों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे एक स्टार लगाया और इस स्टार को विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके अगुणिता व बहुगुणिता है इनको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सुगुणिता कहा जाता है। कौन सा टाइप कहा जाता है, इसे यहाँ पे सुगुणिता कहा जाता है। नेक्स्ट आपके असूत्रता का मतलब गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित में से एक कम या फिर दो कम हो जाती है तो वो आपकी क्या कहलाती है, यहाँ पे असूत्रता। अधिसूत्रता का मतलब गुणसूत्र की संख्या 2n+1 या फिर 2n+2 हो जाती है तो वो क्या कहलाएगी, यहाँ पे अधिसूत्रता। और इन दोनों को हम सम्मिलित रूप से यहाँ पे असुगुणिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको असुगुणिता कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई ना। अब देखो चीजों को यहां से समझने की आप कोशिश करना थोड़ी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जीनीय उत्परिवर्तन और जीनीय उत्परिवर्तन के अंदर डीएनए या सार के नाइट्रोजन के सार में परिवर्तन के कारण जो उत्परिवर्तन होता है वो आपका जीनीय उत्परिवर्तन। लेकिन इस जीनीय उत्परिवर्तन के बाद में जो हमें यहाँ पे डेफिनेशन ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखनी है, यहाँ पे ध्यान में रखना एक तो बिंदु उत्परिवर्तन, ये आपके सामने बिंदु उत्परिवर्तन या फिर हम इसे यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है भाई, पहले मैंने लिखी थी यहाँ पे, लेकिन आपके वीडियो रिकॉर्ड का जो स्विच था वो ऑन नहीं हो पाया, इसका रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो मैंने चीज़ें लिख दी थी, ठीक है। तो आप वापस इनको डायरेक्ट आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन या फिर बिंदु उत्परिवर्तन, गुणसूत्र का कोई भी एक खंड है, यहाँ पे मान लो इस खंड के क्रम में यहाँ पे कोई भी परिवर्तन हो जाता है, भाई ये आगे चला जाता है, ये पीछे आ जाता है, यहाँ पे इस प्रकार से। तो जीन के न्यूक्लियोटाइड क्रम में होने वाले जो भी परिवर्तन है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है, जिसे हम यहाँ पे दात्र कोशिका रक्त कहते हैं, जिसमें आपके आरबीसी का आकार हस्याकार हो जाता है, तो वो आपके पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है। किसके कारण होता है, यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन के कारण। एग्जाम में पूछ सकता है सिकल सेल एनीमिया कौन से म्यूटेशन के कारण होता है, तो पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है। अब नेक्स्ट इसके बाद में हमारे सामने जो डेफिनेशन आती है वो आती है यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन।
कोई स्टूडेंट अगर नोट्स लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी हुई है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अब फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, भाई डीएनए है, उस डीएनए के सार युग्म के घटने या बढ़ने को हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। मतलब पूरा का पूरा हमारे पास जो फ्रेम रहेगा, उस फ्रेम के अंदर कोई भी अगर सार युग्म यहाँ से कमी हो जाती है या फिर कोई एक एक्स्ट्रा आ जाता है, तो डीएनए के सार युग्म के घटने और बढ़ने के कारण पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है, वो आपके फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहलाता है। कौन सा कहलाता है यहाँ पे, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहलाता है। ये आपको बात विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। चीजें क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये तो यहाँ पे आपके फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन हो गया, इसके अलावा यहाँ पे आपके बिंदु उत्परिवर्तन या फिर आपके पॉइंट म्यूटेशन हो गया। अब हमें यहाँ पे ध्यान में रखना भी उत्परिवर्तन है वो आपके किसी ना किसी के द्वारा प्रेरित तो किया जाएगा ना। आपने देखा होगा भी क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट है, अचानक से उसके अंदर टेस्ट के अंदर या आपके कोई भी मेजर टेस्ट के अंदर नंबर ज्यादा आ जाते हैं, तो आप उसको सोचते भी आप तूने ऐसा क्या किया है। उस नंबर आने के पीछे जो जो रीजंस थे, जो जो कारण उपस्थित थे, वो आपके उसके अंदर उत्परिवर्तन जन है, क्योंकि उसके अंदर भी उत्परिवर्तन हुआ, अचानक नंबर ज्यादा आ गए, पहले कम आ रहे थे। तो इसी प्रकार उत्परिवर्तन जन का मतलब जिन कारणों के द्वारा उत्परिवर्तन को प्रेरित किया जाता है, वह कारक क्या कहलाते हैं, यहाँ पे उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। जिन कारणों के द्वारा अगर उत्परिवर्तन प्रेरित होता है, अब वो कारण चाहे आपकी यहाँ पे केमिकल, कुछ केमिकल आपके मैटर भी हो सकता है यहाँ पे, या फिर आपके ध्यान में रखना यहाँ पे फिजिकल मैटर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कुछ रासायनिक या फिर भौतिक कारक के द्वारा भी उत्परिवर्तन को प्रेरित किया जा सकता है, तो ये आपके उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। मतलब जिन कारणों के द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित होता है वो आपके उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। क्लियर है ना चीज यहाँ पे। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट हम समझेंगे यहाँ पे अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग का मतलब क्या होगा, ये हमारे सामने अभी यहाँ पे मेल है, मतलब नर है, और ये हमारे सामने यहाँ पे मादा है। इन दोनों का विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद बहुत सारी मेहनत करने के बाद आपके कुछ साल के बाद में यहाँ पे ये छोटा सा नन्हा सा लाल पैदा हुआ। अभी क्या होता है भाई, इन नर या मादा के अंदर किसी एक के अंदर यहाँ पे बीमारी थी, मान लो आपके नर के अंदर यहाँ पे कोई भी एक रोग उपस्थित, वही रोग आपके इस संतान के अंदर ट्रांसफर हो गया, तो ये जो आपके रोग जनक से संतान के अंदर जो ट्रांसफर हो रहा है वो आपके अनुवांशिक रोग कहलाता है। तो अनुवांशिक रोग का मतलब यहाँ पे एक ऐसा रोग जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, वो रोग कौन सा कहलाता है यहाँ पे, अनुवांशिक रोग, या फिर जिसे हम जेनेटिक डिजीज भी कहते हैं, या फिर इनको जन्मजात रोग भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, क्लियर है यहाँ तक चीज। अब देखो, अब इस अनुवांशिक रोग का अध्ययन करना मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो रोग गया है उसका अध्ययन करना, वो आपके वंशावली विश्लेषण कहलाता है। तो हमारे सामने नेक्स्ट जो हेडिंग आ रही है वो आ रही है यहाँ पे वंशावली विश्लेषण। मतलब एक विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करना, अध्ययन करना, वो आपके वंशावली विश्लेषण। तो वंशावली विश्लेषण के लिए कुछ हमारे सामने यहाँ पे सब आपके संकेत है, वो संकेत यूज किए जाते हैं। उन संकेत के अंदर यहाँ पे नर को हम यहाँ पे इस प्रकार बॉक्स के द्वारा दर्शाएंगे, मादा को इस प्रकार से गोले के द्वारा दर्शाएंगे, और अगर यहाँ पे नर और मादा की शादी हो रखी है दोनों की, यहाँ पे स्त्री पुरुष की, तो उसको इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। अगर पुरुष रोगी है तो उसको पूरा का पूरा हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इस प्रकार से आपके ब्लैक घेरे से यहाँ पे भर देंगे, पूरा एक चौकोर होगा यहाँ पे इस प्रकार से, और उसको पूरा ब्लैक कर देंगे। और महिला रोगी है तो उसको एक गोल घेरा बना देंगे और पूरा ब्लैक कर देंगे। और अगर महिला वाहक है, महिला क्या है यहाँ पे, वाहक, वाहक का मतलब ये क्या करेगी, रोग को फैलाएगी, रोग को क्या करेगी यहाँ पे, फैलाएगी, रोग को फैलाएगी। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि अगर महिला रोग को फैलाती है तो वाहक है, तो वाहक है इसका मतलब उसके सामने एक घेरा बना दो और घेरे को आप आधा यहाँ पे एक क्या कर दो, इस प्रकार से ब्लैक कर दो, आधा ब्लैक कर दो पूरा, तो ये क्या आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये आपके वाहक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से हम इसको संकेत के द्वारा दर्शा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अनुवांशिक रोग। देखो चीजें लिखी हुई है, पहले टाइम ज्यादा लगा था, अब मैं चीजें आपको फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि चीजें लिखी हुई है इसलिए इसमें टाइम है वो थोड़ा कम लग रहा है। ठीक है, अब अनुवांशिक रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो यहाँ पे मेंडलीय विकार होता है और एक आपके गुणसूत्रीय विकार होता है। तो कितने प्रकार के हो गए यहाँ पे, दो प्रकार, कौन कौन से, एक तो हीमोफीलिया जिसे हम यहाँ पे शाही रोग या फिर ब्लीडर्स रोग के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद में जो हमारे सामने यहाँ पे नेक्स्ट जो रोग आता है वो रोग आता है इसके बाद में यहाँ पे वर्णांधता। कौन सा था यहाँ पे, वर्णांधता, और इस वर्णांधता को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके सिकल सेल एनीमिया जिसमें आपके आरबीसी का आकार हस्याकार हो जाता है, ये आपके ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपके नेक्स्ट आपके थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया के अंदर पूरी आपकी एक बीटा आपकी श्रृंखला का निर्माण ही नहीं होता, पूरी श्रृंखला का, तो आपकी थैलेसीमिया।
और इसी प्रकार नेक्स्ट है यहाँ पे फिनाइल कीटोनूरिया। कौन सा है यहाँ पे? फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके, इसके अंदर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का आपकी संश्लेषण नहीं हो पाता है। बाकी डिटेल से बात करेंगे, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया भाई, ये आपकी मेंडलीय विकार है। ठीक है, अनुवांशिक रोगों को दो श्रेणी के अंदर डिवाइड किया गया है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे मेंडलीय विकार और एक कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, गुणसूत्रीय विकार हो जाएंगे। तो मेंडलीय विकार के अंदर हीमोफीलिया या साई रोग या ब्लीडर्स रोग कहते हैं, वर्णांता, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और फिनाइल कीटोनूरिया। और गुणसूत्रीय विकार के अंदर डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, पटाउ सिंड्रोम हो जाएगा, क्लाइनफेल्टर हो जाएगा और टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। तो इन सारे रोगों के बारे में हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो हमारा आएगा उसके अंदर एकदम डिटेल से इन रोगों को हम समझेंगे। किसी को नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उनकी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप नोट्स है वो आप परचेज कर सकते हो आसानी से, और आसानी से उनको आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। वीडियो कैसा लगा है वो आप कमेंट्स ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।